अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उन्होंने एक बात और भी महसूस की थी कि उनकी बड़ी बेटी फ़ायज़ा अपनी छोटी बहन शगुफ्ता की उम्र को पहुंच चुकी थी, तो उसके धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो गए थे, जबकि शगुफ्ता के सिलसिले में अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। हालांकि वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। यही सबब था जब शफ़क़त पहली बार उनकी बेटी शगुफ्ता का रिश्ता अपने भांजे नासिर के लिए लेने आए, तो ये जानने के बावजूद कि उनका भांजा नासिर उनकी बेटी शगुफ्ता से कम पढ़ा लिखा और एक मामूली दुकानदार था, वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। बहरतौर जब इस सिलसिले में उन्होंने अपनी बेटी शगुफ्ता को आगाह करते हुए उसका इंदिया लेना चाहा, तो शगुफ्ता ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। अगरचे तैमूर को इस बात की पूरी तवक्को थी कि उनकी बेटी शगुफ्ता इस रिश्ते से साफ इनकार कर देगी, लेकिन मौजूदा हालात का उन्होंने जिस दूर अंदेशी और बारीक बीनी से जायज़ा लिया था, वो उन्हें झुटला भी नहीं सकते थे। चुनाचे उन्होंने शगुफ्ता को वाज़े अल्फाज में समझाने की कोशिश की। देखो बेटी, मैं तुम पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है कि नासिर जैसे सीधे साधे और शरीफ लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए बुरा नहीं। शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा, अब्बू, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अभी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, और फिर इतनी जल्दी क्या है? तैमूर बेटे की बात सुनकर खामोश हो गए। उसके चंद रोज़ बाद तैमूर अपने दोनों बच्चों साजिद और शगुफ्ता के साथ अंधेरी कोठी में शिफ्ट हो चुके थे। अपना मकान उन्होंने किराए पर दे दिया था। अंधेरी कोठी में आकर उन्होंने अपने कमरे बांट लिए थे। साजिद बेचारा नाबीना था, इसलिए उसका कमरा शगुफ्ता और तैमूर के कमरों के दरमियान रखा गया था। कोठी की ऊपरी मंजिल को भी काबिल रिहाइश बना दिया गया था, मगर वो हिस्सा खाली था और टाली वाले बाबा की नसीहत के मुताबिक उसे भी आबाद करना था। चुनाचे तैमूर ने किराएदारों की तलाश शुरू कर दी और उन्होंने कोठी के बाहर ऊपरी मंजिल की बैरूनी तरफ एक बड़ा सा बोर्ड भी किराए के लिए खाली है लिखकर लगा दिया था। अंधेरी कोठी के जिस कमरे में उस आसेबी मखलूक की शिकस्ता कब्र थी, वो कोठी के जुनूबी और कदरे बईद तरीन गोशे में था। उसके दरवाजे की मरम्मत करवा के उसे बंद कर दिया गया था और टाली वाले बाबा ने उस कमरे में जाने से उन्हें सख्ती से मना कर रखा था। ये काम करने के बाद तैमूर ने टाली वाले बाबा से मुलाकात करना ज़रूरी समझा और वो एक रोज़ उनके पास जा पहुँचे। ये तुमने बहुत अच्छा किया, टाली वाले बाबा ने कहा। अब तुम लोगों को उस शैतानी मखलूक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर तुम लोगों को उसके शैतानी शोबदों से मोहतात रहना होगा, बिलखुसूस शगुफ्ता को। और हाँ, ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाबन बोले, अभी वो हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई किराएदार मिल जाए तो वो हिस्सा भी आबाद हो जाए। हमें पूरा यकीन है कि वहाँ रहने पर कोई तैयार ना होगा, टाली वाले बाबा ने एक गंभीर लहजे में कहा। तैमूर मुतफक्कुर होकर बोले, तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? उसकी बात पर बाबा ने बरमला कहा, तुम्हें अपनी बेटी शगुफ्ता की शादी करना होगी और फिर वो अपने शोहर के साथ ऊपरी मंजिल को आबाद करेगी। लेकिन बाबा, इन हालात में कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? तैमूर ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। अल्लाह ताला ने उसका जोड़ा पैदा कर रखा होगा, तुम्हें तलाश करना होगी। बाबा, हकीकत यह है, जब से मेरी बेटी शगुफ्ता इन पुरस्रार हालात का शिकार हुई है, लोगों ने हमसे मिलना जुलना तक छोड़ रखा है। उन्हें डर है कि कहीं शगुफ्ता अपनी माँ और भाई की तरह हमें नुकसान ही ना पहुँचा दे। और अब जबकि हम सब अंधेरी कोठी में शिफ्ट हुए हैं, तो मोहल्ले के रहने वालों, दूर पार के रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी हमसे मिलना तर्क कर दिया है। अब आप ही बताएं, इन हालात में कौन मेरी बेटी से शादी करेगा, और वो भी घर दामाद बनकर इस आसेबी कोठी में रिहाइश इख्तियार करे? अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, वो बड़ा मुसब्बबुल असबाब है। कोई ना कोई ऐसा रहमदिल और नेक लड़का तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम जाओ और ये दूसरा अमल करो, फिर मेरे पास आना। बाबा ने इतना कहकर इस तगराक के आलम में अपनी आंखें मूंद ली। तैमूर को हमेशा की तरह टाली वाले बाबा की बात से दिली तमानियत का एहसास हुआ और खामोशी के साथ वो वापस लौट आए। अब वो सोच रहे थे कि नासिर के सिवा ऐसा लड़का उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता, जो इन हालात में शगुफ्ता से न सिर्फ शादी का ख्वाहिशमंद था, बल्कि नेक नियति के साथ उसकी मदद भी करना चाहता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि नासिर जैसे कम पढ़े लिखे लड़के से शादी पर शगुफ्ता बिल्कुल तैयार न थी। बहरतौर तैमूर ने उसे आखिरी बार समझाने का इरादा किया और घर की तरफ चल दिए। शफकत ने अपने भांजे नासिर को बता दिया था कि तैमूर ने
शगुफ्ता के सिलसिले में उन्हें क्या जवाब दिया था। नासिर ने मायूस होकर अपने मामू से कहा, मामू, शगुफ्ता शायद मुझसे शादी पर रजामंद ना होगी। हाँ, इसकी तो मुझे भी तवक्को है, शफकत पुरख्याल लहजे में बोले। मेरे दिल को तो उसी दिन धड़का लग गया था जब तैमूर साहब ने हमसे ये कहा था कि उनकी बेटी तो खासी पढ़ी लिखी है और उसकी तालीम अभी जारी है, जबकि तुम्हारा भांजा नासिर मुश्किल से मिडिल पास है। और फिर शायद हमारा दिल रखने की खातिर उन्होंने अपनी बेटी का इंदिया लेने का कहकर हमें टाल दिया था। वो इतना कहकर खामोश हुए, मगर फिर दूसरे ही लम्हे नासिर को तसल्ली देते हुए दोबारा बोले, लेकिन बेटा, तुम फिक्र न करो, शगुफ्ता इन दिनों जिन हालात का शिकार है, मैं समझता हूँ उससे कोई भी शादी पर रजामंद ना होगा। तुम खातिर जमा रखो, मैं कुछ रोज़ बाद अपने दोस्त शमसुद्दीन के साथ दोबारा तैमूर साहब के यहाँ चला जाऊँगा। देखे तो ज़रा वो क्या जवाब देते हैं। उन्हीं दिनों जब मोहल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि तैमूर अपने दोनों बच्चों के साथ उस आसेबी कोठी, अंधेरी कोठी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्हें सख्त ताज्जुब हुआ। उनके हलक से तैमूर की मंतक नहीं उतर रही थी कि आखिर तैमूर को क्या सूझी कि वो ये जानने के बावजूद कि वो कोठी आसेबज़दा थी, अच्छा भला अपना मकान छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो गए थे। मोहल्ले में यही चेमगोइयाँ होने लगी। फिर जितने मुँह उतनी बातों के मिसदाक ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि दर हकीकत तैमूर खुद भी सिफली इल्म करते होंगे, वरना उन्हें क्या पड़ी थी कि वो जानते बूझते ये कदम उठाते, वगैरह वगैरह। नासिर ने कुछ लोगों को ये कहते भी सुना कि तैमूर साहब को किसी बुजुर्ग ने यह मशवरा दिया है। नासिर बेचैन हो गया था। शगुफ्ता अब उसकी दुकान पर सौदा सलफ लेने तो नहीं आती थी, मगर वो अब भी उसे आते जाते देखा करता था और याद ज़्यादा आहें भरता रहता था। एक रोज़ उससे रहा न गया। साजिद चूंकि उसका दोस्त रह चुका था, इसलिए वो उससे मिलने के बहाने अंधेरी कोठी जा पहुंचा। दर हकीकत वो साजिद से ये पूछना चाहता था कि आखिर ये क्या वजह थी कि वो लोग अपना मकान छोड़कर यहाँ आन बसे थे। काल बेल बजाने पर दरवाज़ा शगुफ्ता ने ही खोला था। उसे देखकर नासिर की दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। शगुफ्ता उसे अपने घर के गेट पर देखकर पहले तो चौंक सी गई, फिर एक नागवार सी निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए तल्खी से बोली, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नासिर ने बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाया और बोला, वो मैं दरअसल साजिद से मिलने आया था। शगुफ्ता ने नागवारी से कहा, इस वक्त घर पर अब्बू नहीं है, लेकिन मैं तो अपने दोस्त साजिद से मिलना चाहता हूँ। नासिर ने भी जुर्रत दिखाई और उसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमाते हुए बोला। शगुफ्ता के चेहरे पर गुस्से की तुंद लहर सी उभरी, मगर कुछ सोचकर उसने अपने तेज को गहरे तंज में समोते हुए नासिर से कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि वो नाबीना हो चुका है? क्या तुम किसी मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हो? आज ये पहला मौका था कि दोनों के दरमियान ज़रा तवील गुफ्तगू हुई थी। नासिर को शगुफ्ता की बात सुनकर दुख हुआ, मगर वो रंजीदा लहजे में बोला, अफसोस है कि आप अपने दिल में मेरे लिए इस कदर बदगुमानी रखती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप। मिस्टर नासिर, शगुफ्ता ने तल्खी से उसकी बात काटी, मेरे पास आपकी तमहीद सुनने के लिए फजूल वक्त नहीं है। अब्बू आ जाएंगे तो फिर आकर अपने दोस्त से मिल लेना। उसने लफ्ज़ दोस्त को कदर इस्तेज़ाई अंदाज में चबाकर कहा और फिर गेट बंद करके अंदर चली गई। नासिर के दिल पर एक घूंसा लगा। उसे शगुफ्ता के इस रवैये पर अजहद अफसोस हुआ था। फिर जब वो अपना दिल महसूस कर वहाँ से लौटने लगा तो रास्ते में ही सामने से तैमूर की कार आते देखकर वो जाने क्यों रुक गया। तैमूर की भी उस पर निगाह पड़ चुकी थी। उन्होंने उसके करीब ले जाकर कार रोक दी तो नासिर ने बड़े एहतराम से उन्हें सलाम किया। वो बड़ी शफकत आमेज़ी से सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर बोले, क्या साजिद से मिलने आए थे? उन्होंने शायद दूर से ही उसे कोठी के गेट से पलटते देख लिया था। जी हाँ, मगर नासिर कुछ कहते कहते रुक गया। तैमूर जैसे कुछ भांपते हुए कार से उतर आए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हें शायद शगुफ्ता ने अंदर नहीं आने दिया होगा। नासिर को उनके रवैये से ज़रा हौसला मिला था, लिहाजा उसने इस बात में अपना सर हिला दिया तो तैमूर बड़ी शफीक मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे को हौले से दबाकर बोले, बेवकूफ़ है वो, आओ मेरे साथ बैठो गाड़ी में। यह कहकर वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठे। नासिर उनके मेहरबान रवैये पर हैरान परेशान सा उनकी बराबर वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। कार आगे बढ़ी, फिर कोठी के बैरूनी गेट के सामने खड़ी हो गई। तैमूर ने हार्न बजाया। गेट शगुफ्ता ने ही खोला। तैमूर कार अंदर ले आए। शगुफ्ता ने अपने बाप के साथ नासिर को बैठे देखा तो गुस्से से सुर्ख हो गई, मगर कुछ बोली नहीं। तैमूर इग्निशन स्विच ऑफ करके नीचे उतर आया। नासिर भी साथ उतर आया। शगुफ्ता ने नासिर पर एक नफरत भरी निगाह डालते हुए बाप से कहा, अब्बू आप हर एरे गैरे को उठा लाते हैं, क्यों लाए हैं इसे यहाँ? नहीं बेटी, बुरी बात, घर आए मेहमान के बारे में ऐसा नहीं कहते। तैमूर ने मुलायमत के साथ उसकी सरजनिश की। मेहमान, वो तज़हीकामेज़ लहजे में कहती हुई अंदर चली गई।
नासिर ने अपना सर झुकाकर तैमूर से कहा, अंकल मैं फिर आऊँगा। वो ये कहकर जाने लगा। तैमूर ने उसे रोक दिया। ठहरो, इसकी बात का बुरा मत मानो बेटा। तुम्हें तो मालूम है बेचारी इन दिनों कैसी मुसीबत का शिकार है, बल्कि इसकी वजह से तो हम भी परेशान हैं। तुम आओ अंदर। नासिर को तैमूर का लहजा मुल्तजियाना सा महसूस हुआ था। वो खामोशी से उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। ड्राइंग रूम खासा आरामदेह और पुरतज़ीन था। बैठो बेटा, मैं अभी साजिद को भेजता हूँ। वो ये कहकर एक कमरे की तरफ बढ़े। नासिर एक सोफे पर बैठ गया। अचानक तैमूर जाते जाते रुके, फिर पलट कर बोले, बेटा तुम्हें यहाँ डर तो नहीं लग रहा है? नासिर मुस्कुराकर बोला, नहीं अंकल, भला डरने की क्या बात है। तैमूर चले गए। थोड़ी देर गुजरी तो साजिद नमूदार हुआ, मगर इस तरह के वो अपने दोनों हाथ टटोलने के से अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी हालत देखकर नासिर को बड़ा दुख हुआ। वो एकदम अपनी जगह से उठकर साजिद की तरफ बढ़ा। नासिर तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए यार, मैं घर पर पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ, आ जाया करो ना। वो नासिर से हाथ मिलाकर बोला। इसी असना में तैमूर भी आ गए। वो नासिर से बोले, हाँ बेटा आ जाया करो, इसका दिल बहल जाया करेगा। नासिर साजिद को लिए सोफे की तरफ बढ़ा और दोनों दोस्त बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। तैमूर ज़रा देर बैठने के बाद उठते हुए बोले, तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो, मैं चाय भिजवाता हूँ। फिर जब वो चले गए तो साजिद ने सरगोशी में उससे पूछा कि अब्बू चले गए? हाँ, नासिर ने भी हौले से कहा। यार नासिर, मुझे उस पुरस्रार आमिल रंगामाती से बड़ा डर लगता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, कुछ रोज़ पहले ही उसने मुझे रास्ते में पकड़ा था और छुरा दिखाकर धमकी देने लगा था कि उस अमल को पूरा करो वरना जान से मार डालूंगा। साजिद ने धीमी आवाज़ में नासिर को बताया। बेफिक्र रहो, अब वो तुम्हें कभी भी जान से मारने की धमकियां नहीं देगा। वो आहिस्तगी से बोला। साजिद उसकी बात पर चौंक कर बोला, क्या मतलब? इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, नासिर ने बताया। उसकी बात सुनकर साजिद बुरी तरह चौंका। क्या वो मर गया? हाँ, मगर कैसे? उसके पूछने पर नासिर ने उसे मुख्तसरन बता दिया। चलो अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई, वरना अब्बू ने उसे पुलिस के हवाले करने का इरादा कर लिया था, साजिद ने कहा। मगर नासिर कुछ और ही सोच रहा था। तुम चुप क्यों हो गए नासिर? उसकी खामोशी पर साजिद ने पूछा। यार मैं सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तो उससे पूरी उम्मीद थी कि वो ज़रूर एक न एक दिन तुम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिला देगा। नहीं यार, वो कमबख्त किसी और ही चक्कर में था, साजिद बोला। मुझे लगता था कि वो हमारे ज़रिए उस बदरू को काबू में करना चाहता था ताकि उसे अपने मनफी और सफली मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन साजिद अब क्या होगा? तुम्हारी बहन के सर से ये मुसीबत किस तरह टलेगी? मुझे तुम्हारे हालात पर बहुत अफसोस होता है, नासिर ने हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ यार, वाकई हम उस बदरू की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। उसने तो हमारा जीना मुहाल कर रखा है। पहले फायज़ा बाजी को शगुफ्ता के हाथों ज़ख्मी करवाया, फिर अम्मी जान को मरवाया और उसके बाद मुझे भी अंधा कर डाला। ये कहते हुए साजिद की आवाज़ भर आई। नासिर दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे की गिर्द अपना एक बाजू हाइल करते हुए उसे तसल्लियाँ देने लगा। इसी असना में तैमूर भी कपड़े वगैरह बदल कर वहाँ आ गए और उनके अकब में शगुफ्ता भी नमूदार हो गई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी जो उसने खामोशी के साथ दरमियान में मेज़ पर रख दी। फिर तैमूर के कहने पर चाय बनाकर एक कप नासिर की तरफ बढ़ाया। नासिर ने हौले से शुक्रिया कहकर चाय का कप लिया। साजिद ने अपने बाप से कहा, अब्बू आपने सुना वो बदबख्त आमिल रंगामाती मर गया? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? वो कदरे चौंक कर बोले। तो उसने नासिर से सुनी हुई सारी बात उन्हें बता दी। अंकल, आखिर आप लोगों ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचा भी है या नहीं? नासिर ने तैमूर से पूछा। हाँ बेटा, हम एक नेक बुजुर्ग टाली वाले बाबा से मिले तो हैं और उन्होंने ही हमें ये मशवरा दिया था कि वो आसेबी मखलूक बहुत ख़तरनाक है, उसे एक मरहलावार हिकमत अमली के तहत ही ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले टाली वाले बाबा ने मुझे इस अंधेरी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने का मशवरा दिया है। देखें अब आगे क्या कहते हैं। लेकिन हम जब से यहाँ आकर आबाद हुए हैं, लोगों ने हमसे मिलना जुलना भी तर्क कर दिया है। तुम पहले शख्स हो जो हमसे मिलने आए हो। अंकल आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह आपकी मुसीबत ज़रूर दूर हो जाएगी और मैं भी यहाँ अपने दोस्त साजिद से मिलने के लिए आता रहूँगा, नासिर ने तैमूर से कहा। और गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र जब उसके करीब बैठी शगुफ्ता पर पड़ी तो वो उसे बड़ी तंजिया नज़रों से देख रही थी। वो नासिर से पहली बार मुखातिब होकर बोली, नहीं, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपनी दुकान संभालो। नासिर खफीफ सा हो गया। फिर जैसे उसकी बात का बुरा मनाए बगैर
खड़े होकर तैमूर से बोला, अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। बेटी, बुरी बात है, तुम्हें नासिर से ऐसा सलूक ज़ेब नहीं देता। नासिर के जाने के बाद तैमूर ने शगुफ्ता को टोकते हुए कहा, अब्बू, मैं नासिर जैसे छिछोरे लड़कों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये दूसरों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमसे नहीं मिलता तो बेशक ना मिले, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। शगुफ्ता से रहा ना गया और बिलाखिर उसने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। तैमूर ने कदरे संजीदा लहजे में शगुफ्ता से पूछा, नासिर ने तुमसे भला किस किस्म का छिछोरपन किया है? मैं ही नहीं, उसे सारा मोहल्ला जानता है। वो एक शरीफ और मेहनती लड़का है। मगर अब्बू, हमें किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, वो बोली। तैमूर के दिमाग में हनूज टाहली वाले बाबा की नसीहत गूंज रही थी, लिहाजा वो उससे बोले, बेटी, हम लोग इस वक्त जिस नाजुक हालात से दो चार हैं, हमें बास कड़े फैसले करना होंगे। ये कहकर उन्होंने टाली वाले बाबा की नसीहत के बारे में उसे साफ साफ बता दिया कि इस पुरस्कार आसेबी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मरहलावार उनके कहने पर हर्फ ब हर्फ अमल करना होगा और कोई ऐसा घर दामाद ढूंढना पड़ेगा जो उससे शादी के बाद कोठी की ऊपरी मंजिल को आबाद करे। तो ठीक है अब्बू, क्या फिर एक नासिर ही रह गया है घर दामाद बनाने के लिए? शगुफ्ता ने बाप की सारी बात सुनने के बाद किसी कदर तलखी से कहा, तो फिर और कौन शादी करेगा इन हालात में तुमसे? तैमूर को भी बेटी की फजूल जिद पर गुस्सा आ गया, मगर फिर बेटी की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने खुद पर काबू पाया और बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, माफ़ करना बेटा, मैंने परेशानी में तुम्हें डांट दिया। कोई बात नहीं अब्बू। शगुफ्ता दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, देखो बेटी, हमें हालात के मुताबिक चलना होगा और फिर नासिर में क्या बुराई है? फ़कत ये कि वो तुमसे कम पढ़ा लिखा है, मगर ये कोई इतना बड़ा ऐब नहीं। फिर तुम अपने हालात भी देखो। नासिर के दिल में हमारी मदद करने का एक जज्बा है। वो नेक और शरीफ लड़का है और मेहनती भी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। प्लीज़ बेटी, हाँ कर दो, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। शगुफ्ता से अपने बाप की हालत देखी ना गई। वो सारी बात समझ रही थी और उस वक्त को भी कोस रही थी जब उस मनहूस आसेब ने उनके घर डेरा डाल दिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात इस कदर मखदूश होते चले गए कि वो खुद मुजरिम बनकर रह गई। अब नौबत ये आ गई थी कि उसे नासिर से शादी पर आमादा होना पड़ रहा था। शगुफ्ता ने उसे अपना नसीब जानकर बिलाखिर इकरार में अपना सर झुका दिया। शगुफ्ता के इकरार करने की देर थी कि तैमूर ने नासिर के मामू शफकत के दोस्त शमसुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें इशारा दे दिया। फिर क्या देर थी, चट मंगनी पटबिया वाली बात थी। नासिर और शगुफ्ता की शादी कर दी गई, लेकिन बात पक्की होने से पहले तैमूर ने नासिर को ही नहीं बल्कि उसके मामू शफकत को सारी बातों से आगाह करते हुए अपनी मजबूरी के बारे में बता दिया था कि शादी के बाद नासिर और शगुफ्ता इस कोठी में ही रहेंगे। इस आसेब से छुटकारा पाने के बाद दोनों की मर्जी होगी कि वो कहीं भी रहें। शफकत और नासिर को कोई एतराज़ ना हुआ। यूं ये दूसरा मरहला भी खुश असलूबी के साथ तय पा गया। नासिर अपनी मोहब्बत को पाकर खुशी से निहाल हो गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी शादी शगुफ्ता से हो गई थी। इस शादी में बहुत थोड़े लोगों ने शिरकत की थी। दोनों का कमरा कोठी की ऊपरी मंजिल में सजा दिया गया था। रात 12 बजे का वक्त था और शगुफ्ता दुल्हन बनी हुजलाए और उसी में बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था जो उसके शहाबी रुखसारों से यूं बहे जा रहे थे जैसे उसके अरमानों का खून कर दिया गया हो। वो अपने नसीब पर रो रही थी। नासिर अभी कमरे में नहीं आया था, मगर शगुफ्ता वो वाहिद नौब्याहता दुल्हन थी जिसके दिल में अपने मजाजी खुदा के इंतज़ार की ज़रा भी बेचैनी न थी। अब क्या हो सकता था? वो उसकी दुल्हन बन चुकी थी। नासिर उसका शौहर था और वो उसकी बीवी। उसे अब बहर सूरत ये रिश्ता निभाना था। वो सर झुकाए आप दीदा चेहरे के साथ गठड़ी बनी बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। वो समझ गई कि उसका दुल्हा यानी नासिर अंदर दाखिल हुआ है। नौब्याहता दुल्हन के फितरी एहसास तले मारे शर्म के उसका दिल बेतरा धड़कने लगा। फिर कदमों की चाप उभरी। कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसके बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद बेड पर उसे किसी के धंस कर बैठने का एहसास हुआ। फिर एक हाथ ने धीरे से उसका जरकार घूंघट हटाया और उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाकर चेहरा ऊपर किया। ऐसे मौक़ों पर किसी भी नौब्याहता दुल्हन का दिल मुसर्रत और शादमानी से लबरेज होता है, लेकिन शगुफ्ता का दिल नफ़रत के शोलों से सुलग उठा। वो ये समझ रही थी कि नासिर ने उनकी कमज़ोरी से खूब फ़ायदा उठाया है, लिहाजा उसने मुस्कुराना तो दरकिनार एक आम निगाह भी उस पर नहीं डाली।
लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उसने सोचा कि नासिर को वो भी खुश नहीं रहने देगी। वो उसकी झुकी हुई निगाहों को नई नवेली दुल्हन की शर्म से ताबीर न करे, लिहाजा उसने एकदम आंखें खोल दी। उसकी आंखों में नासिर के लिए नफरत के शोलों के सिवा कुछ न था, मगर दूसरे ही लम्हे जैसे शगुफ्ता की सांसें सीने में अटकने लगी। उसके सामने नासिर का चेहरा नहीं था, बल्कि वो तो एक मकरू चेहरा था। वो घिनौना और आसेबी मखलूक का भयानक चेहरा था। उसने एक जोरदार चीख मारी और नासिर को परे धकेल दिया। नासिर के रूप में वो भयानक आसेबी चेहरा उसकी तरफ अपनी बगैर पपोटे वाली आंखों से घूरे मुस्कुरा रहा था। शगुफ्ता अपना असल दुश्मन उसे ही समझती थी, जिसकी वजह से उसे आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। बार बार एक ही पुरस्कार हालात से गुजरने के बाद इंसान फितरी तौर पर आदी हो जाता है, और शगुफ्ता का दिल पहले ही नफरत के एहसास तले भरा हुआ था। यही सबब था कि अब उसके अंदर खौफ से ज़्यादा इस नफरत अंगेजी ने ले ली थी। चुनाचे जैसे ही वो भयानक चेहरा नासिर के रूप में उसकी तरफ अपने कटे हुए होंठों से लंबे लंबे दांतों की नुमाइश करता उसे दबोचने के लिए लपका, शगुफ्ता ने कमाले हिम्मत और फुर्ती से बेड साइड टेबल पर धरे दूध के आधे गिलास से भरा शीशे का भारी जग उठा लिया और आओ देखा ना ताओ अपनी तरफ बढ़ते हुए उस भयानक चेहरे के सर पर दे मारा। कमरे में एक तेज और कर्बनाक चीख उभरी, मगर ये चीख गैर इंसानी मखलूक की नहीं, बल्कि उसके दूल्हे नासिर की थी। वो बेचारा लहूलुहान अपना सर थामे फर्श पर बेसुध होकर लुढ़क गया। शगुफ्ता भी इस सूरत हाल पर बुरी तरह मुतवहश हो गई और फिर हिज़ियानी अंदाज में चीखने चिल्लाने लगी। तैमूर दौड़े दौड़े कमरे में पहुंचे तो नासिर को लहूलुहान फर्श पर गिरे पाया। वो घबरा गए। फिर आनन फानन उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठाया और भागम भाग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। परेशानी के बायस और कुछ नासिर के बेसुध वजन ने सीढ़ियां उतरते हुए उनके कदम लड़खड़ा दिए। नतीजतन उनके पांव लड़खड़ा गए और फिर वो अपना तवाजुन कायम न रख सके और सीढ़ियों से फुटबॉल की तरह गिरते लुढ़कते कलाबाजियां खाते हुए नासिर समेत नीचे आ रहे। फिर निचली मंजिल के फर्श पर गिरते ही उनका सर किसी ठोस शय से टकराया और उनका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। अब एक तरफ नासिर लहूलुहान और बेहोश पड़ा था, जबकि दूसरी तरफ तैमूर शदीद जख्मी बेसुध पड़े थे। उधर नीचे हैरानो परेशान खड़े साजिद ने भी सीढ़ियों से किसी को गिरते हुए महसूस कर लिया था। वो बेचारा परेशान और हिरासा हो गया और अपने दोनों हाथों से फिजा को टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो सबसे पहले नासिर के ज़मीं बोस जिस्म से टकरा कर गिरा तो वो सीधा अपने बाप पर आन पड़ा। वो अंधा होने की वजह से देख नहीं पा रहा था कि फर्श पर पड़े ये दो बेसुध वजूद किसके थे, ताहम उसे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। उसने हिज़ियानी अंदाज में अपनी बहन को आवाज़ें देना शुरू कर दी। शगुफ्ता, शगुफ्ता। ऊपरी मंजिल के कमरे से आंसू बहाती हुई अलम नसीब शगुफ्ता ने जो अपने नाबीना भाई की हिरासा चीखें सुनी तो वो ठिठकी। फिर हवास बाख्तगी के आलम में कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक आई। जब उसने एक तरफ अपने शौहर नासिर और दूसरी तरफ अपने बाप तैमूर को बेसुध और जख्मी पड़े पाया तो हलक के बल जोर से चिल्लाई। वो दो दो तीन तीन सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी। शगुफ्ता, बहन क्या हुआ अब्बू को? शगुफ्ता ने अपनी बहन के चीखने और रोने की आवाज़ें सुनी तो घबरा कर बोला, मगर शगुफ्ता अपने अब्बू को संभालने की कोशिश में बदस्तूर रोए चले जा रही थी। उसने देखा कि उसके अब्बू की कनपटी से मुसलसल खून बहे जा रहा था। वो दोहरी परेशानियों के मारे अधमुई हुई जा रही थी। शगुफ्ता, आखिर हुआ क्या है अब्बू को? तुम बताती क्यों नहीं? साजिद ने रूहान से लहजे में चिल्लाकर कहा। शगुफ्ता ने लर्जीदा लहजे में उसे बताया, साजिद, अब्बू सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। मेरा खुदा, अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोती। अब तो साजिद के भी होश उड़ गए। शगुफ्ता ने उसे मुख्तसरन बता दिया था कि किस तरह उसके अब्बू बेहोश नासिर को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे अपने कांधों पर उठाए सीढ़ियां उतरते हुए गिरे थे। साजिद शदीद बेबसी महसूस करने लगा। उसे आज अपनी मजबूरी का बुरी तरह एहसास हो रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। भाई, हमें कुछ करना होगा। अब्बू का खून बहुत तेज़ी से बह रहा है, शगुफ्ता ने गुलूगीर लहजे में कहा। साजिद बोला, बहन, ऐसा करते हैं कि बाहर निकलकर चीखो पुकार करते हैं। मुझे यकीन है कि लोग हमारी मदद को आ जाएंगे। फिर दोनों बहन भाई ये इरादा करके कोठी से बाहर अंधेरी सड़क पर आ गए। उन्होंने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए ना आया। चंद लोग इकट्ठे तो हुए, मगर जब शगुफ्ता ने उन्हें परेशानी की असल वजह बताई तो वो भी कतरा कर खिसक लिए। अब तो ये दोनों और भी परेशान हो गए। भाई, अब क्या होगा? कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। अब्बू बहुत जख्मी हैं, शगुफ्ता ने रुंधे हुए लहजे में साजिद से कहा।
وہ بیچارہ نابینا کیا کرتا، وہ تو خود دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا اور وہ بولا، شگفتہ بہن، ہمیں فوراً ناصر بھائی کے ماموں شفقت کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، ان کا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ شگفتہ کو بھائی کی بات معقول لگی۔ لیکن بھائی، تم ادھر ہی رہو، میں دوڑ کر جاتی ہوں، شگفتہ نے کہا، اور پھر بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ شفقت کے گھر کی طرف دوڑ پڑی، جو اب اس کا سسرال تھا۔ آدھی رات کا وقت، تاریکی اور وحشت کا عالم، اس پر مستزاد یہ مصیبت، ان عوامل نے شگفتہ کو تاریک اور ویران سڑک پر دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر وہ گرتی پڑتی شفقت کے مکان پر پہنچی اور اس کا دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد شفقت آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بھونچکا رہ گیا۔ سامنے اس کی نوبیاہتا بہو عروسی جوڑے میں بڑے ہی برے حال میں بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ شگفتہ نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ تب اس نے اپنے قریبی دوست شمس الدین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر دونوں دوست شگفتہ کے ساتھ دوڑے دوڑے اندھیری کوٹھی پہنچے۔ شفقت نے اپنے اکلوتے بھانجے ناصر کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے کسی نہ کسی طرح ناصر اور تیمور کو ایک قریبی پرائیویٹ اسپتال پہنچایا۔ شگفتہ اور ساجد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناصر اور تیمور کو فوراً ایمرجنسی آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ شگفتہ اور ساجد کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے اپنے باپ کی زندگی بچ جانے کی دعا کر رہے تھے۔ دوسری طرف شفقت اپنے بھانجے ناصر کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کا دوست شمس الدین بار بار اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ یار شمس، میرا ایک ہی بھانجا ہے، تو دعا کر، اللہ اسے زندگی دے۔ شفقت گلوگیر لہجے میں اپنے دوست شمس الدین سے بولا۔ حوصلہ کر یار، اللہ ضرور ناصر بیٹے کو زندگی دے گا، شمس الدین نے اس سے ازراہ تشفی کہا۔ پھر ایک ناگوار سی نظر اس نے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں شگفتہ اور ساجد پر ڈالی اور اپنے دوست سے بولا، اوے شفقت، میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس منحوس لڑکی سے اپنے بھانجے کا بیاہ نہ کر، اس پر آسیب ہے، پر تو نہیں مانا۔ ہاں یار، میں نے تیری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، شفقت اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا۔ پر یار، ناصر مانتا ہی نہیں تھا، اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ میری مان، اب بھی وقت ہے، اپنے بھانجے سے اس منحوس لڑکی کو طلاق دلوا دے، ورنہ جس طرح اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کا نہیں رکھا ہے، ایک دن یہ تجھے اور تیرے بھانجے کو بھی چاٹ جائے گی۔ شمس الدین کے بے رحم اور شفاق تبصرے پر شفقت بری طرح کانپ گیا۔ خاصی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر برآمد ہوا اور اس نے یہ اندھونا خبر دی کہ تیمور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ناصر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شگفتہ اور ساجد کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پھر جب ایک اسٹریچر پر تیمور کی لاش باہر کوریڈور میں لائی گئی تو دونوں بہن بھائی باپ کی لاش سے چمٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ناصر کی پیشانی میں پورے 12 ٹانکے لگے تھے۔ اسے وارڈ میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب ماموں اور ان کے دوست شمس الدین کو بیٹھے پایا۔ بھانجے کو ہوش میں آتا دیکھ کر شفقت اس پر جھک گیا اور ازراہ محبت اس سے دعائیہ انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے بیٹے، تجھے ہوش آ گیا۔ ناصر نے جب اپنی نئی نویلی دلہن شگفتہ کو وہاں نہ پایا تو بے چین ہو گیا۔ اسے اب رفتہ رفتہ یاد آنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات پر متعجب اور پریشان ہو رہا تھا کہ آخر شگفتہ نے اسے دیکھ کر مارے دہشت کی چیخ کیوں ماری تھی اور پھر یکدم اس پر شیشے کا جگ دے مارا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا چکر اسے آسیب کا تھا، جس نے اس کی بیوی شگفتہ کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر والوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنی پیشانی پر درد کی ٹیسے سی اٹھتی محسوس ہوئی، جس پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ تاہم اس نے اپنے زخموں کی ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماموں سے بڑی بے قراری کے ساتھ اپنی بیوی شگفتہ کے بارے میں پوچھا، ماموں، شگفتہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اس بیچارے کے ساتھ کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ شفقت نے قدرے ناگواری سے کہا، شکر کر تیری جان بچ گئی، ورنہ تو اس منحوس نے تجھے مار ہی ڈالا تھا۔ مگر وہ ہے کہاں ماموں؟ مجھے لے چلو اس کے پاس، ناصر بے قرار ہو گیا۔ اسی اثنا میں 2 عدد پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک وردی کے اعتبار سے سب انسپیکٹر نظر آتا تھا۔ شفقت نے اپنے دوست شمس الدین کے مشورے پر ناصر سے کہا، بیٹے، پہلے پولیس کو اپنا بیان لکھوا دو، پھر گھر چلتے ہیں، شگفتہ بھی وہیں ہے۔ پھر وہ سب انسپیکٹر سے بولا، انسپیکٹر صاحب، آپ بیان لے لیں۔ ہاں بھائی، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟
सब इंस्पेक्टर ने संजीदा लहजे में नासिर की तरफ देखकर पूछा तो नासिर ज़रा तजब्जुब का शिकार हो गया। वो कैसे बताते कि उसकी बीवी शगुफ्ता ने उसे इस हाल तक पहुंचाया था। उधर अपने भांजे को मुतजब्जुब पाकर शफकत ने बड़ी चालाकी के साथ अपने भांजे नासिर से कहा, इंस्पेक्टर साहब को साफ साफ बता दे, क्योंकि ये बात छुप नहीं सकती। इस तरह हम मजीद मुसीबत में न पड़ जाएं। शगुफ्ता बेटी का क्या कसूर, ये तो सब उस आसेब की कारस्तानी है। सादा लोह नासिर अपने मामू की बातों में आ गया और उसने सारी बात इंस्पेक्टर को सच सच बता दी कि किस तरह अचानक उसकी बीवी शगुफ्ता ने उसे जख्मी कर डाला था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी किसी आसेब का शिकार है। सारी बात बताने के बाद नासिर ने शगुफ्ता का दिफा करना चाहा। सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम बशीर अली था, तंजिया लहजे में बोला, नासिर, तुम्हारी बीवी पर कोई आसेब वासेब नहीं है, वो पागल है। उसे अगर बहुत पहले तैमूर साहब पागल खाने में दाखिल करवा देते तो ना उसकी माँ मरती, ना उसका भाई साजिद अंधा होता और ना ही खुद तैमूर साहब हलाक होते। क्या अंकल, क्या हुआ उन्हें? नासिर यखलख्त हिरासा लहजे में बोला। शफकत और शमसुद्दीन ने पहले ही सब इंस्पेक्टर बशीर अली को सारी पट्टी पढ़ा दी थी, इसलिए वो कोई जवाब दिए बगैर नासिर का बयान लेने के बाद चला गया। बाद में नासिर को पता चला कि तैमूर का इंतकाल कैसे हुआ था। उधर शफकत को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि उसका भांजा नासिर शगुफ्ता को किसी सूरत तलाक नहीं देगा, क्योंकि वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। लिहाजा उसने एक दूसरा तरीका निकाला। वो शगुफ्ता को पागल खाने भेजने की तैयारी कर चुका था और नासिर इस हकीकत से लाइल्म था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। शुक्रिया।